तालाब के बीचों बीच बहू का मिट्टी का घर और रसोई। तुम सब इस गांव में नहीं रह सकते। आज और अभी हमारे इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम सबको यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन आप हमें गांव से क्यों निकाल रहे हैं? मेरे भाई ने प्रेम विवाह किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हम सबको घर से बेघर कर देंगे। तुम्हें हमारे गांव का कानून अच्छे से मालूम है कि हम प्रेम विवाह को नहीं मानते हैं। उसके बावजूद भी तुम्हारे भाई ने ये हरकत की है। अगर तुम लोग 1 मिनट और इस गांव में रहे तो हम तुम सबकी जान ले लेंगे। लेकिन ये हमारा गांव है, यहाँ हमारा घर बार सब कुछ है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन हम तुम लोगों को इस गांव में नहीं रहने देंगे। निकालो भाइयों यहाँ से इन सबको। सभी गांव वाले कमल और उसके पूरे परिवार को गांव से बाहर कर देते हैं, क्योंकि कोमल के सबसे छोटे देवर राहुल ने गांव की ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। इसके खिलाफ सभी गांव वाले कोमल और उसके चारों देवर और उनकी पत्नियों को घर से बेघर कर देते हैं। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, हम दोनों की वजह से आप सबको घर और गांव से बाहर निकाल दिया गया। इससे अच्छा तो हम दोनों मर ही जाते। ये तुम क्या कह रही हो नीतू? अब तुम भी हमारे घर परिवार का हिस्सा हो, तो क्या हुआ गांव वालों ने हमें नहीं अपनाया? वैसे भी हम उन गांव वालों की तरह पिछड़ी सोच के नहीं है। हम सब आपकी बात मानते हैं, लेकिन अब हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? छोटी छोटी बच्ची हैं हमारे साथ, शाम भी होने को आई है। तुम सब सही कह रही हो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या पता हमें रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। चलते चलते उन सभी को सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन रहने के लिए कोई खास जगह उन्हें नहीं मिलती है। अचानक आगे जाकर उन्हें एक बड़ा सा तालाब नजर आता है, जिसके आसपास काफी हरियाली थी। भाभी जरा इस जगह को देखिए, कितनी सुंदर है, और यहाँ एक तालाब भी है। क्यों ना हम सब यहीं अपना घर बना कर रहें? जब तक गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक हम यहीं रह लेते हैं। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो सोनम, ये जगह सच में बहुत सुंदर और शांत है। लेकिन रहने के लिए घर कैसे बनाएंगे भाभी? यहाँ आसपास कितनी सारी मिट्टी है। पुराने समय में जब लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे तो वो ईंट और मिट्टी के घर बनाया करते थे। हम भी मिट्टी के घर बनाएंगे। मिट्टी के घर बहुत ही मजबूत और गर्मियों में ठंडे होते हैं। जी भाभी, जैसा आप कहें। सभी बहुएं अपने पतियों के साथ मिलकर मिट्टी के घर बनाने शुरू कर देती है। कोई मिट्टी लेकर आता है तो कोई पत्थर। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद मिट्टी के 5 घर बनकर तैयार हो जाते हैं। ये घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है भाभी, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है। अरे हाँ, याद आया, पिंको की ड्राइंग क्लास के कुछ रंग मेरे पास रखे हैं। क्यों ना हम उन रंगों से इन मिट्टी के घरों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजा दें? ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। नैना उन रंगों से सभी घरों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अगली सुबह कोमल की छोटी देवरानी पूजा कहती है, भाभी हमने घर तो तैयार कर लिया, लेकिन सभी बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं। मैं साथ में कुछ सब्जियां तो लेकर आई थी, लेकिन जल्दबाजी में बर्तन लाने का समय नहीं मिला। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अरे भाभी, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, आप बस देखते जाओ। सीमा बची हुई मिट्टी को जमा करके उसके बर्तन बनाने शुरू कर देती है। ये तुम क्या कर रही हो सीमा? मैं सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रही हूँ, जैसे कि पुराने जमाने में होते थे। लेकिन इसमें अगर हम खाना बनाएंगे तो मिट्टी के बर्तन टूटेंगे नहीं और खाने में भी मिट्टी लगेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी नानी एक कुम्हार थी जो मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाकर बेचा करती थी। और आपको पता है, मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम ये मिट्टी के बर्तन बना लोगी? आप बस देखते जाइए। सीमा धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करती है। वो कभी मिट्टी से पतीला बनाती तो कभी चमचा। देखते ही देखते सीमा मिट्टी के काफी सारे बर्तन बना देती है और उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देती है। जब सारे बर्तन धूप में अच्छे से सूख जाते हैं तो सीमा उन बर्तनों में खाना बनाना शुरू करती है। मिट्टी के बर्तनों में बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अरे वाह सीमा, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ सीमा, ये खाना खाकर तो मुझे अपनी दादी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे मिट्टी के पतीले में खाना बनाकर खिलाती थी। हाँ सच में, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है भाभी। कैसी तरकीब?
क्यों ना हम सब ऐसे ही मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाकर आसपास के गांव के बाजारों में बेचें? हाँ भाभी, हम सब सही कह रहे हैं। आज के समय में मिट्टी के बर्तन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सब प्लास्टिक और स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे तुम सही कह रही हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना इतना भी बुरा नहीं है। पैसे भी बचेंगे और स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुम इतनी दूर रोज मिट्टी के बर्तन कैसे लेकर जाओगी? उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। हमारे आसपास इतने सारे पेड़ हैं, क्यों ना हम इन पेड़ों से एक रिक्शा बनाएं, जिससे मिट्टी के बर्तन ले जाकर हम आसपास के बाजार में बेच सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पहले हम एक रिक्शा तैयार कर लेते हैं। कोमल का पति प्रेम और उसके भाई मिलकर लकड़ी से एक रिक्शा तैयार करते हैं और पास के ही बाजार में 3 पहिए खरीद कर उसमें लगा देते हैं। दूसरी ओर पूजा और बाकी की 4 बहुएं मिलकर मिट्टी के बर्तन तैयार कर देती है और उस पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करती है। अरे वाह, ये बर्तन तो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। हम सबकी मेहनत का फल है ये। जल्दी जल्दी इन सभी बर्तनों को इस रिक्शे में रखकर बाजार ले चलते हैं। कोमल अपने पति के साथ मिट्टी के सभी बर्तनों को एक रिक्शे में भरकर बाजार की ओर ले जाती है और वहां पर बेचना शुरू कर देती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर हाथों की बनी हुई ताजा ताजा मिट्टी के बर्तन ले लो। कोमल को आवाज लगाते लगाते काफी देर हो जाती है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ आता नहीं। ये देख कोमल निराश हो जाती है। कितनी देर हो गई, अभी तक किसी ने एक बर्तन भी नहीं खरीदा। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो कोमल, भगवान सब देखता है। थोड़ा सा सब्र करो। तभी एक बूढ़ी औरत कोमल के पास आती है और कहती है, अरे इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन मैंने पता नहीं कितने सालों बाद देखे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आज के जमाने में भी इतने सुंदर मिट्टी के बर्तन मिल सकते हैं। हाँ हाँ अम्मा जी, देखिए ना और बताइए आपको कौन सा बर्तन चाहिए? मुझे मिट्टी की हांडी और ये मिट्टी का पतीला चाहिए। इसमें सरसों का साग बहुत अच्छा बनता है। जी मैं अभी देती हूँ। कोमल बूढ़ी औरत को मिट्टी के 2 बर्तन बांध कर देती है। बर्तन लेकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो औरत जाती है उसके पीछे पीछे और भी कई लोग कोमल के मिट्टी के बर्तन देखकर आकर्षित हो जाते हैं और धीरे धीरे कोमल के सभी बर्तन बिकने शुरू हो जाते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, सारी मिट्टी के बर्तन बिक गए, वो भी अच्छे दाम में। मैंने कहा था ना, तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अब चलो घर चलते हैं। कोमल और उसका पति दोनों घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा था। अचानक से प्रेम की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था। रुको, तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं कई दिनों से आपके घर के आसपास घूम रहा हूँ। मैंने देखा आप लोगों ने खुद से मिट्टी का एक अच्छा खासा गांव बसा लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर और हैरान करने वाला है। आजकल के लोगों को मिट्टी के घर बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन आपने जो किया है वो बहुत अलग है। मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ पर बच्चों को नई नई शिक्षाएं सिखाई जाती है। मैं सोच रहा हूँ आप हमारे स्कूल के बच्चों को मिट्टी के बने हुए खिलौने और बर्तन बनाना सिखाएंगे। और क्या आप अपने मिट्टी के घर हमारे बच्चों को देखने का मौका देंगे? क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, और उसके बदले हम आपको पैसे देंगे और धीरे धीरे हमारी तरह और भी स्कूल आपके पास मिट्टी के बने हुए सभी प्रकार के सामान सीखने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। प्रेम और कोमल घर जाकर सभी को उसके बारे में बताते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अगर मिट्टी के बर्तन बनाकर हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। भाभी, आप उन्हें हाँ कह दीजिए। आप मिट्टी के बर्तन बनाने में हम सब भी आपकी मदद करेंगे। मैं अपने आप कोशिश कर रही थी, मेरी वजह से हम सबको यहाँ तालाब के बीचों बीच आकर रहना पड़ा। लेकिन देखो पायल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम खुद को दोष मत दो और हमारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे तालाब के पास रह रही 5 बहुएं के मिट्टी से बने घर और रसोई देखने आते हैं और 5 बहुएं उन्हें मिट्टी से बने सामान बनाना सिखाती है और अपने इस सफर के बारे में बताती है। ये जान सिर्फ स्कूल ही नहीं
बल्कि देश विदेश के लोगों को भी बहुत हैरानी होती है और वो भी नए नए मिट्टी के बने वस्तु देखना और सीखना पसंद करते हैं। माँ जी लाइए, वो दूसरी बोरी भी दे दीजिए, उसे भी सिल दो। बहू तू क्यों इतनी मेहनत कर रही, मुझे दे, मैं सिल दूं। अरे नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ और ऐसे काम करने की तो आदत है, आप रहने दीजिए। पर भाभी आप ये बोरी सिल क्यों रही है? काफी बड़ी हो गई है। पिछली बार के बरसात में घर के छत से कितना पानी टपक रहा था, तो सोचा कम से कम इस बोरी को जोड़कर छत के ऊपर डाल दूंगी तो थोड़ी बहुत तो बारिश से हम बच ही जाएंगे। वैसे भी काफी कमजोर है नंजी, और अब तो मानसून शुरू हो गया है। तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ऐसे ही ईशा बोरी सिलकर खाना बना रही होती है कि तभी मौसम का रुख बदल जाता है और आंधी चलने लगती है, जिससे खिड़की पर जो लकड़ी से बनी दरवाजे हैं टूटकर नीचे आ जाते हैं। बाप रे बाप, कितनी तेज आंधी चल रही है, मुझे लगता है बारिश आने वाली है। और तो खिड़की भी टूट गई। मामा देखो ना, घर में कितनी मिट्टी आ गई। हाँ भाभी देखो ना, हमारी छत भी काफी हिल रही है, कहीं हमारी छप्पर की छत टूट ना जाए। अरे नहीं मीरा, शुभ शुभ बोलो, वरना हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे। हमारे पास इकलौता यही एक सहारा है। अगर बारिश हो गई तो गजब हो जाएगा। कुछ देर में झमाझम बारिश होने लगती है। धीरे धीरे घर में जगह जगह से पानी टपकने लगता है। माँ जी बारिश शुरू हो गई, हमने अपनी छत पर कुछ रखा भी नहीं, न जाने अब क्या होगा। हे भगवान, अगर बारिश और आंधी ऐसी ही चलती रही तो कहीं हमारा कमजोर घर भी टूट ना जाए। प्लीज भगवान ऐसा मत करना, वरना हम सब बेघर हो जाएंगे और हम सभी को फुटपाथ पर सोना पड़ेगा, मेरे दोस्त डोलू की तरह। अरे डोलू बेटा, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम सभी है ना तुम्हारे साथ। माँ जी पानी टपकना शुरू हो गया है, कहीं कपड़े या राशन खराब ना हो जाए। हमें सारा सामान कोने में करना होगा, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पर बर्तन लगा देते हैं। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। कि तभी सामान को हटाकर छोटे छोटे पतीले बर्तन रख देते हैं, जिससे बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। बहू अभी भी बारिश का पानी घर में आ रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगा। तूने जो बोरी सिल कर रखा है उसे हमें ही अब छप्पर पर डालना पड़ेगा, ताकि बारिश का पानी घर में आने से रुक जाए। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, ये काम मैं और नंजी कर लेंगे। फिर दोनों नंद भाभी मिलकर प्लास्टिक से बनी बोरी को छत पर डालते हैं, जिससे घर में पानी आना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद बारिश में भीगकर गौरव घर आता है। गौरव बेटा, तू आ गया, तू तो पूरा भीग चुका है। जा जाकर पहले अपने कपड़े बदले, वरना तुझे बुखार चढ़ जाएगा। बिन बादल बरसात का हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। ये घर की क्या हालत है, सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है माँ? ऐसा ही रहा तो हम कहाँ सोएंगे? ये बारिश थमने का नाम नहीं लेगी, तभी ना कुछ होगा। अगर कहीं ये छत भी टूट गई तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। बस ये बारिश बंद हो जाए, वरना पूरा घर बारिश के पानी से भर जाएगा। अरे ईशा भाभी, जल्दी से ये बर्तन के पानी को बाहर फेंकते हैं, वरना यहाँ भी गीला हो जाएगा। हाँ। दोनों नंद भाभी मिलकर बर्तनों के पानी को बाहर फेंकती हैं। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है, जिसके बाद ईशा सबके लिए खाना बनाती हैं और सब खाकर सो जाते हैं। फिर आधी रात को बारिश फिर से होने लगती है, जिससे सभी को नींद से भी हाथ धोना पड़ता है। मामा, मेरे ऊपर बारिश का पानी खिड़की की तरफ से आ रहा है। गोलू की ये बात सुन सबकी नींद टूट जाती है, जिससे ईशा जुगाड़ लगाकर खिड़की पर अपनी फटी साड़ी को बांध देती है, जिससे बारिश का पानी आना थोड़ा कम हो जाता है। सास गोमती कहती हैं, गोलू बेटा, तू इस तरफ आ जा, इधर सूखा है, हम सभी यहीं पर थोड़ी थोड़ी जगह में सो जाते हैं। कल सुबह देखेंगे क्या करना है इस खिड़की का। जी माँ जी। फिर थोड़ी सी जगह में सब जैसे तैसे सो जाते हैं। घर में जो बारिश का पानी खिड़की की तरफ से इकट्ठा हुआ था उसे बाहर निकालते हैं। अगले दिन धूप आ जाती है। माँ जी, धूप निकल गई, मुझे नहीं लगता आज बारिश होगी। खिड़की के लिए हमें छप्पर पर जो बोरे के प्लास्टिक को बिछाया है, क्यों ना हम बोरे को जोड़कर खिड़की पर भी लगा दें, ताकि मजबूती बनी रहे और बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। हाँ बहू, ये सही रहेगा। इसके बाद ईशा वो बोरी जोड़कर खिड़की पर लगा देती हैं और फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और गौरव भी अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद ईशा दाल चावल बनाती हैं। माँ जी, मीरा, गोलू, आ जाए, खाना लग गया है। ईशा ने जो बोरी को जोड़कर अपनी चप्पल और खिड़की पर लगाया था वो काम आता है।
जिससे अब बारिश का पानी घर में नहीं आता। ऐसे ही एक दिन ईशा और मीरा काम से बाहर जाती हैं कि उन्हें कुछ दूरी पर अरबी के पत्ते और बैगन के पौधे दिखते हैं। अरे नंद जी, क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गई? भाभी देखो ना, यहाँ कितने सारे अरबी के पत्ते और बैगन लगे हुए हैं। मेरा तो चटपटा खाने का मन कर रहा है। वो तो ठीक है नंद जी, भला इससे क्या चटपटा बनेगा? अरबी और बैगन की तो सब्जी बनती है। मेरी प्यारी भाभी, हम इसके पकौड़े बना सकते हैं। आपके हाथ से बने पकौड़े तो कितने स्वादिष्ट होते हैं, और तो बहुत दिन हो गए घर में पकौड़े बने हुए। हाँ नंद जी, घर में थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है, उसमें मिलाकर हम चटपटे पकौड़े बनाएंगे। मीरा और ईशा ढेर सारे अरबी के पत्ते और बैगन तोड़ती हैं और घर आकर उन्हें अच्छे से धोकर अरबी के पत्ते और बैगन के पकौड़े बनाते हैं। सभी घर वालों को ईशा के बने हाथों के पकौड़े बेहद पसंद आते हैं। भाभी, ये अरबी के पत्ते के पकौड़े काफी स्वादिष्ट बने हैं। मिर्च की चटनी ने तो इसका स्वाद 3 गुना बढ़ा दिया है। आज से पहले मैंने अरबी के पत्तों के पकौड़े कभी नहीं खाए थे, और बहू, ये भी नहीं पता था कि ये इतने अच्छे बनते। सुना तो काफी था, लेकिन आज तेरे हाथों से खा भी लिया। माँ जी, मेरी माँ हमेशा महीने में 1 से 2 बार अरबी के पत्तों के पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाकर खिलाया करती थी। मुझे उनके बने हाथों से पकौड़े खाना बहुत पसंद था। सभी ईशा के बने हाथों के पकौड़े बड़े ही चाव से खा रहे होते हैं कि तभी पकौड़े की खुशबू से उनके घर फूलमती अम्मा आ धमकती है। गोमती, तेरे घर क्या बना है? बड़ा ही स्वाद आ रहा है। पूरे गांव में इसकी खुशबू फैल गई है। अरे फूलमती अम्मा, पैर लागू। अम्मा, आपकी बहुरिया ने पकोड़े बड़े ही स्वाद बनाए हैं। आओ बैठो, तुम भी चखो इन पकोड़े को। क्या ही गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। मजा ही आ गया इन पकोड़े को खाकर। अरे गोमती, मैं तो कहती हूँ तू इस पकोड़े की दुकान लगा ले, तो तेरे ये पकोड़े बहुत ही बिकेंगे। फूलमती अम्मा की बात सुनकर ईशा के दिमाग में एक विचार आता है। अरे ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची? अम्मा ने जाने अनजाने में कितनी अच्छी बात बोल दी। हमारे साथ साथ फूलमती अम्मा को भी ये पकौड़े कितने पसंद आए। क्यों ना हम अपना पकौड़े की दुकान खोले, खूब बिकेंगे। ख्याल तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है बहू, मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह गौरव भी मंजूरी दे देता है, जिससे ईशा पड़ोस की विमला से कुछ पैसे उधार पर लेती है। पकौड़े का सामान बाजार से खरीदकर पकौड़े बनाती और अपनी सास गोमती के साथ पकौड़े की रेडी का स्टॉल घर के बाहर लगाती है। बारिश के पानी से बचने के लिए अपनी रेडी पर एक बड़ा सा पन्नी का तिरपाल लगाती है। अरे वाह वाह, कितना बढ़िया पकोड़े हैं। आपके यहाँ के खाकर मन तृप्त हो गया। अरे सच कहा, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मुझे एक और प्लेट दो पकोड़े की। बारिश के मौसम में उनके पकौड़े स्वाद ले लेकर खाते हैं। ईशा की पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई होती है, पहले ही दिन जिससे पूरा परिवार बहुत खुश होता है। ऐसे ही समय बीतता है और ईशा के पकौड़े बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। फिर एक रोज, अरे गोमती अम्मा, काश की पकौड़े की और भी वैरायटी होती। ये बैगन के और अरबी के पत्तों के अलावा जैसे आलू, गोभी, मटर, पालक और भी कई तरह के पकौड़े। अरे भाई, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ऐसा हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इस बारिश के मौसम में तो मजा ही आ जाएगा तरह तरह के पकौड़े खाने में। फिर एक रोज ग्राहकों की ऐसी इच्छा सुनकर ईशा भी विचार करती है, क्यों ना हम तरह तरह के पकौड़े की वैरायटी रखें, ताकि जिससे लोग निराश होकर हमारे यहाँ से न जाएं, वो अपनी मनपसंद पकौड़े खाएं। अब ईशा ऐसा ही करती है, बारिश में तरह तरह की वैरायटी के पकौड़े बेचती है और ऐसे ही उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है।